फ्लो एंड एरर कंट्रोल में क्या बताया था, बताइए थोड़ा। फ्लो कंट्रोल क्या होता है ये मैम मैम बताइए। मैम फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल के बीच एक डिफरेंट किया जाए तो फ्लो कंट्रोल सेंडर से रिसीवर तक डेटा को। फ्लो कंट्रोल में आपका ये रहता है ना कि सेंडर जिस स्पीड से भेज रहा है डेटा, उस स्पीड से क्या रिसीवर आपका रिसीव कर पा रहा है। फ्लो कंट्रोल में यही तो है कि हो सकता है सेंडर आपके जी मैम। फ्रेम्स को भेजता जाए, लेकिन रिसीवर यस। उतने फ्रेम्स को रिसीव नहीं कर पा रहा है। हो सकता है उसके पास इतना मेमोरी भी तो होती है ना, बफर होता है, वो उतने अवेलेबल ना हो उसके पास। राइट, तो उनकेस क्या होगा, फ्रेम्स को यस यस रिजेक्ट करने लगेगा तो फ्रेम्स आपके लॉस हो जाएंगे। राइट, यस मैम। तो फ्लो कंट्रोल क्या करता है कि आप जब तक कि रिसीवर से कोई एक्नॉलेजमेंट ना मिले किसी फॉर्म में, तब तक कि आप आगे नेक्स्ट फ्रेम को मत भेजो। जो सिंपलेस्ट हमने सबसे पहली प्रोटोकॉल पढ़ी थी नॉइसलेस चैनल के लिए, फ्लो कंट्रोल के लिए कौन सी थी, स्टॉप एंड वेट, कि पहले भेजिए जब तक एक्नॉलेजमेंट आ जाए, तब तक कि अगला फ्रेम मत भेजिए। राइट, एक्नॉलेजमेंट जी। आता है तभी तो फिर हमने देखा था कि ये वर्क करता है नॉइजलेस चैनल के लिए। लेकिन नॉइजी चैनल हो तो नॉइजी चैनल में क्या प्रॉब्लम आती है, फ्रेम्स आपके लॉस्ट हो सकते हैं या फ्रेम्स आपके करप्ट हो सकते हैं। इन दैट केस रिसीवर उस फ्रेम को नहीं रिसीव करेगा। वहां पे क्या करना पड़ता है, आपके सेंडर को उस फ्रेम को रीसेंड करना पड़ेगा। लेकिन रीसेंड फ्रेम करने में क्या कंफ्यूजन हो सकता है कि रिसीवर को पता नहीं चलेगा कि ये नया फ्रेम आया है या डुप्लीकेट फ्रेम आ गया। मान लीजिए फ्रेम हमारे पास सही तरीके से रिसीवर के एंड पे पहुंच गया है, जैसे फ्रेम 0 यस है, मैम। इट हैज बीन रिसीव्ड बाय द रिसीवर करेक्टली, लेकिन इसका एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गया है, सेंडर के पास इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है। तो सेंडर ने क्या करा, इस फ्रेम को दोबारा से रीसेंड कर दिया। राइट, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो स्टॉप एंड वेट, हाँ स्टॉप एंड वेट एआरक्यू में हम इनफाइनाइट टाइम तक तो वेट कर नहीं सकते कि एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा है तो हम वेट ही करे जा रहे हैं। राइट, हम क्या करते हैं, टाइम आउट टाइमर यस। लगाते हैं कि तब तक कि अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो फ्रेम को रीसेंड कर देंगे। लेकिन अगर ये फ्रेम ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, आप दोबारा से इसको रीसेंड कर दे रहे हो, राइट, मतलब ऑलरेडी रिसीवर रिसीव कर दिया, सिर्फ उसका एक्नॉलेजमेंट लॉस हुआ है, इन दैट केस रिसीवर विल बी गेटिंग अ डुप्लीकेट कॉपी। राइट, तो उसके पास कोई मैकेनिज्म होना चाहिए ये जानने के लिए ये फ्रेम दोबारा से सेंड हुआ है। वो कैसे पता चलता है, हम यस। फ्रेम को नंबर्स देते हैं 0 1। राइट, कि अगर हमने फ्रेम 0 पहले हम रिसीव कर चुके हैं, दोबारा से हमारे पास फ्रेम 0 ही आ रहा है, इन दैट केस आई शुड नॉट एक्सेप्ट इट, आई शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये डुप्लीकेट पैकेट आया है। तो हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने फ्रेम्स जो सेंड कर रहे हैं उनकी नंबरिंग भी करना जरूरी है। ठीक, फिर हमारे पास एक केस आता है जहाँ पे आपका एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो, आपका एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया हो या आपका एक्नॉलेजमेंट डिले हो गया हो। राइट, अगर एक्नॉलेजमेंट डिले हो गया है, मान लीजिए एक फ्रेम सेंड हुआ, ठीक, एंड उसके बाद आपने एक और फ्रेम को सेंड कर दिया, ठीक, लेकिन इसका भी एक्नॉलेजमेंट अभी आपका डिलेड हो चुका है। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, राइट, हमारे पास एक ये भी केस बनता है कि अगर कोई हमारा एक्नॉलेजमेंट डिलेड हो गया है, व्हाट विल हैपन देयर, वी नीड टू, हम एक फ्रेम सेंड कर चुके हैं, जैसे हमारे पास ये टाइमलाइन डायग्राम है, ये एक हमने डेटा फ्रेम को भेजा, इसका एक्नॉलेजमेंट मान लीजिए लॉस ना होकर डिले हो गया है। ठीक, डिले हुआ तो हम क्या करेंगे, इसी डेटा फ्रेम को दोबारा से सेंड करेंगे। राइट, फिर इसका एक्नॉलेजमेंट आ गया, मान लीजिए हमने D1 को सेंड करा, इसका एक्नॉलेजमेंट जो था वो लॉस हो गया या डिले हो गया। ठीक, लॉस नहीं हम कहेंगे, डिले हो चुका है, अभी तक के सेंडर के पास नहीं पहुंचा है। इन दैट के सेंडर क्या करेगा, D1 को दोबारा से रीसेंड करेगा, दोबारा से D1 को रीसेंड करेगा, इसका एक्नॉलेजमेंट मान लिया आ गया। राइट, फिर क्या करेगा, D2 को सेंड करेगा, D2 को जब सेंड उसने करा, नेक्स्ट फ्रेम को जब सेंड करा, उतनी देर में जो पुराना हमारा एक्नॉलेजमेंट था, जो मान के चले थे लॉस हुआ है, मान लीजिए डिले हो गया, डिले होके हमारे पास रिसीव हुआ है। राइट, तो आपके सेंडर पे क्या लगेगा, D2 के लिए आपके पास एक्नॉलेजमेंट आया, जबकि मान लीजिए D2 फ्रेम हमारा सेंटर तक पहुंच ही नहीं पाया था। राइट, अगर हमारा ये D2 फ्रेम हमने जो भेजा था, ये सेंटर तक पहुंच ही नहीं पाया था, ये लॉस हो गया था, तो सेंटर ने इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा। लेकिन जो D1 फ्रेम पहले हमने भेजा था, राइट, इसका एक्नॉलेजमेंट डिले होके हमारे पास पहुंचा, तो सेंडर को क्या फील हो रहा है कि शायद D2 का एक्नॉलेजमेंट आ गया है। राइट, तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा। राइट, तो गलत यस। फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट रिसीव करेगा। राइट, तो देखिए D1 को भेजा, यस इसका मैम। एक्नॉलेजमेंट डिले हो गया। ठीक, तो उसने क्या करा, D1 को रीसेंड कर दिया टाइम और टाइमर तक वेट करके। ठीक, इसका एक्नॉलेजमेंट आ गया, अब इसने D2 पैकेट को भेजा, D2 पैकेट कहीं रास्ते में लॉस हो गया, आपका नहीं पहुंचा रिसीवर तक, तो रिसीवर ने इसका
आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा, राइट। लेकिन जो पुराना आपका डिलेड एक्नॉलेजमेंट था D1 के लिए, वो रिसीव हो गया सेंडर एंड पे। तो रिसीवर क्या, आपका सेंडर क्या समझेगा कि योर पैकेट D2 हैज आल्सो बीन सक्सेसफुली रिसीव्ड, राइट। तो ये चीज गड़बड़ है, तो इसके लिए हमने क्या बोला, आपको एक्नॉलेजमेंट्स को भी नंबर करना चाहिए, पता होना चाहिए कि एक्नॉलेजमेंट कौन से फ्रेम के लिए आ रहा है, राइट। जी मैम। लेकिन हाँ, यस मैम। हाँ तो लेकिन हमें ये सीक्वेंसिंग ऑफ फ्रेम्स और एक्नॉलेजमेंट्स कैसे करना होता है, हमें चाहिए होता है मिनिमम जो हमारा साइज, हमारा जो रेंज हम दे रहे हैं सीक्वेंस नंबर्स का, वो मिनिमम होना चाहिए, मिनिमाइज, क्योंकि हम फ्रेम साइज को मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो वो स्मॉलेस्ट रेंज ऑफ सीक्वेंस नंबर्स जो हमारे इन इन कम्युनिकेशन को अनएम्बिगुअस रखते, जहाँ पे हमारे कोई कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा फ्रेम नंबर पे एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, उतने मिनिमम रेंज ऑफ फॉर्म्स सीक्वेंस नंबर्स यूज करना चाहते हैं। तो अलग अलग प्रोटोकॉल्स अलग अलग नंबर ऑफ सीक्वेंस नंबर्स हमें बताते हैं कि कौन से रेंज ऑफ सीक्वेंस नंबर्स हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो जो सबसे सिंपलेस्ट हमारी प्रोटोकॉल थी, राइट, वो आपकी थी स्टॉप एंड वेट ARQ। स्टॉप एंड वेट ARQ में क्या रहता है, सिंपली आप एक रिक्वेस्ट भेजिए, उसके एक्नॉलेजमेंट आएगा, ठीक। और एक्नॉलेजमेंट क्या आएगा, जिस जो फ्रेम इसने रिसीव करा है, राइट। जैसे फ्रेम 0 रिसीव करा है, तो नेक्स्ट पैकेट इसको कौन सा एक्सपेक्टेड है, फ्रेम 1 एक्सपेक्टेड है, तो ये एक्नॉलेजमेंट 1 सेंड करेगा, राइट। जैसे ही मेरे पास 1 का आएगा, ये सेंडर अपनी जो पॉइंटर है उसको आगे मूव करेगा और अपना अगला फ्रेम जिसके लिए आपका एक्नॉलेजमेंट आज, मतलब जिसके जो नेक्स्ट फ्रेम एक्सपेक्टेड है रिसीवर एंड से, उस फ्रेम को सेंड करेगा। अगर ये भी कहीं रास्ते में आपका लॉस्ट हो गया इस फ्रेम को, तो ये टाइम आउट टाइमर तक वेट करेगा और इस फ्रेम को रीसेंड कर देगा, राइट। देन अब जो अगला फ्रेम एक्सपेक्टेड है वो आपका 0 है, फ्रेम 0 है, तो इसका एक्नॉलेजमेंट एज AC के 0 आएगा। तो जो नेक्स्ट फ्रेम एक्सपेक्टेड रहता है उसका एक्नॉलेजमेंट हम भेजते हैं फॉर द लास्ट रिसीव्ड फ्रेम। दिस इज फ्रेम 0 है, तो उसके बाद 1 एक्सपेक्टेड है, तो 1 हम AC के 1 नंबर करेंगे उसको। इससे फायदा क्या रहता है कि अगर हमें 0 1 के थ्रू ही सिर्फ दो नंबर जो आपकी मॉडुलो 2 अरिथमेटिक है 0 1 के थ्रू ही हम अपने फ्रेम्स और के एक्नॉलेजमेंट्स को सही तरह से हैंडल कर पाएंगे। ऐसा कोई केस नहीं बनेगा जहां पर आपका फ्रेम लॉस्ट हो रहा हो या आपका एक्नॉलेजमेंट कहीं पे लॉस्ट हो रहा हो। इन बोथ द केसेस ये एफिशिएंटली इसको हैंडल कर लेगा। जैसे यहाँ पर हमारा क्या हो रहा था, फ्रेम लॉस हो रहा था, राइट। तो आपका एक्नॉलेजमेंट आया किसका, AC के 0 का। हियर आल्सो इट इज एबल टू अंडरस्टैंड, राइट, कि ऐसा नहीं है कि ये इसको कंफ्यूजन हो रहा हो कि मुझे सेंडर को, राइट, कि विद दिस फ्रेम हैज बीन लॉस्ट और शुड आई सेंड द नेक्स्ट फ्रेम, राइट। सिर्फ दो नंबर 0 1 के थ्रू आप सही तरह से इस कंडीशन, सारी जो आपकी कंडीशंस होती है, फ्रेम लॉस हुआ हो या एक्नॉलेजमेंट कहीं पे लॉस्ट हो रहा हो, फ्रेम का करप्शन हुआ हो, it is able to handle with the help of alternate numbers x and x+1, right। तो ये आपका stop and wait ARQ था, right। तो समझ में आया stop and wait ARQ, बताइए। यस मैम। यस मैम। ठीक है, फिर हमने कुछ फॉर्म आपके नोट्स डिस्कस करे थे, राइट। वी वर टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ द चैनल, उससे रिलेटेड हमने थोड़ी बहुत चीजें डिस्कस करी थी। परफॉर्मेंस हमने किन किन टर्म्स में देखी थी, वी हैड डिस्कस्ड अबाउट your throughput, right, which was what your effective bandwidth। then we had also talked about efficiency। efficiency क्या था आपका, यूजफुल टाइम अपॉन द टोटल टाइम, राइट। उससे पहले हमने क्या करता, टोटल टाइम कंप्यूटेशन देखा था। टोटल टाइम आपका कैसे निकलता था, योर ट्रांसमिशन टाइम प्लस योर राउंड ट्रिप टाइम। राउंड ट्रिप टाइम क्या रहता था, ट्वाइस योर प्रोपगेशन टाइम, राइट। तो वी डिस्कस्ड ऑफ दिस। तो एफिशिएंसी एक टर्म्स, एफिशिएंसी के टर्म्स में आपकी सारी प्रोटोकॉल्स को हम कंपेयर करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, उनका थ्रूपुट क्या हो रहा है, ठीक। तो एफिशिएंसी, अगर सिंपल स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की बात करी जाए तो क्या होगी, आप क्या करते हो, एक फ्रेम को प्लेस करते हो, राइट, एंड जब तक वो फ्रेम सेंड ना हो जाए और उसका एक्नॉलेजमेंट ना आ जाए तब तक आप अगले फ्रेम को नहीं भेजते हो, ऐसे ही तो रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एफिशिएंट एक जितना यूजफुल टाइम है वो कितना है, जितना एक फ्रेम को अपने चैनल में प्लेस करने में लग रहा है, दैट इज हाउ मच TT, राइट। लेकिन टोटल टाइम कितना लग रहा है, योर टोटल टाइम फॉर दिस फ्रेम to be sent and you are receiving its acknowledgement, then your next frame being sent, तो टोटल टाइम हमारा कितना है, TT प्लस ट्वाइस TP। क्यों, एक TT आपका क्या टाइम है, इस फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम, इस फ्रेम को कंप्लीटली चैनल पे प्लेस करने के लिए, देन इट इज गोइंग टू ट्रैवल अक्रॉस your channel and you will be getting its acknowledgement। आप इसका रिस्पॉन्स मिलेगा या आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, दैट इज ट्वाइस TP। तो हमारी स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की एफिशिएंसी अगर हम बात करी जाए तो कितनी आती है, 1 अपॉन
अगर हम दोनों ऊपर नीचे टीटी से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगी 1/1 प्लस टीपी बाई टीटी विच इज इक्वल टू, अगर हम टीपी बाई टीटी के रेशियो को हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट ए मान लेते हैं, राइट। तो सिंपल स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की एफिशिएंसी क्या आती है 1/1 प्लस 2a, ठीक, वेयर a इज इक्वल टू, ए आपका क्या होता है टीपी अपॉन टीटी रहता है, ठीक, समझ में आया ये? जी मैम। दूसरा आपके पास क्या रहता है, थ्रूपुट रहता है। थ्रूपुट क्या होता है, थ्रूपुट इज योर इफेक्टिव बैंडविड्थ। इफेक्टिव बैंडविड्थ मतलब आपके पास जो टोटल बैंडविड्थ अवेलेबल है लेकिन उसमें से आप कितनी यूटिलाइज कर रहे हो, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, जो आपका बिट्स पर सेकंड, तो ये भी आपका कंप्यूट होता है, दिस इज लेंथ अपॉन योर टोटल टाइम फॉर सेंडिंग दिस। आपका जो फ्रेम है उसकी लेंथ अगर मान ली एल है, राइट, इट इज एल बिट्स और बाइट्स जिसमें भी आप कर रहे हो, ठीक, और उसको उस कंप्लीट फ्रेम को सेंड करके उसका रिस्पॉन्स आने में हमें कितना टाइम लगता है, टीटी बाई टीपी, राइट। तो हम कितने बिट्स पर सेकंड इसके यूटिलाइज, और टोटल बैंडविड्थ हमारे पास क्या है, मान ली बीडब्ल्यू है, राइट, और हम उसमें से इफेक्टिव कितनी यूज कर पा रहे हैं, सिर्फ एल अपॉन टीटी प्लस ट्वाइस टीपी, राइट। फिर हम क्या, अगर हम ऊपर नीचे लाइक वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय बैंडविड्थ, राइट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो आपका लेंथ अपॉन बैंडविड्थ, ये तो आपका ट्रांसमिशन टाइम रहता है। और तो हमने 4 तरह के डिलेस पढ़े थे, कौन कौन से थे, एक आपका ट्रांसमिशन डिले, एक आपका प्रोपेगेशन डिले, फिर आपका क्यूइंग डिले और प्रोसेसिंग डिले, जिसमें से क्यूइंग और प्रोसेसिंग डिले को हम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करते हैं, राइट। तो क्या होता है, टीटी क्या होता है, योर लेंथ अपॉन योर बैंडविड्थ, राइट, कितना आपका जो बैंडविड्थ अवेलेबल है और आपका जो मैसेज का साइज है, राइट, जो जो आप फ्रेम का साइज है जो आप भेजना चाहते हो, वो आपका ट्रांसमिशन डिले कि कितना टाइम लग रहा है आपको अपने मैसेज को कंप्लीटली जो बैंडविड्थ अवेलेबल है चैनल पे प्लेस करने के लिए। और दूसरा हमारे पास क्या आता है, प्रोपेगेशन डिले। प्रोपेगेशन डिले आपका क्या होता है, दिस इज डिपेंडिंग अपॉन द चैनल स्पीड, किस स्पीड से आप जो जिस लिंक के थ्रू भेज रहे हो किस स्पीड से आपका जा रहा है, राइट, एंड दूसरा डिस्टेंस कितना है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच, तो ये आपका क्या आता है, प्रोपेगेशन डिले होता है, राइट। तो अगर हम ऊपर नीचे आपको यहाँ पे बैंडविड्थ से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो एल अपॉन बैंडविड्थ क्या होता है, आपका ट्रांसमिशन टाइम होता है, राइट। तो ये पे यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू टीटी अपॉन टीटी प्लस ट्वाइस टीपी, ठीक। और यही क्या है, ये तो हमारी एफिशिएंसी है, राइट। दिस इज, अभी हमने इसका फॉर्मूला ये तो देखा था कि टोटल टाइम अपॉन यूजफुल टाइम, मतलब यूजफुल टाइम अपॉन टोटल टाइम, राइट, दिस इज योर एफिशिएंसी। हमने इसको एफिशिएंसी से रिप्लेस कर दिया। तो वी कैन, हमारे पास 2 वेज है वी कैन थ्रूपुट निकालने की, इफेक्टिव बैंडविड्थ मतलब जितना आप चैनल को एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हो इनटू जो टोटल बैंडविड्थ आपको ये चैनल प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी एंड योर थ्रूपुट का फॉर्मूला रहता है फॉर योर सिंपल स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। ये समझ में आया? मैम ये आपने जो पुट किया है एल की जगह एल अपॉन बी डब्ल्यू बैंडविड्थ, इंटू बी इंटू डू, हाँ, जी यस मैम। तो ये हमारे आपने एल क्यों, हम एफिशिएंसी के टर्म्स में थ्रूपुट को निकालना चाहते हैं तो इसलिए हमने जी मैम। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, ठीक। एल, ठीक, न्यूमरेटर में ही बैंडविड्थ से मल्टीप्लाई करा और बैंडविड्थ से डिवाइड कर दिया, सिंपलीफाई कर रहे हैं फॉर्मूले को, अच्छा ठीक है, जी मैम। राइट। ओके तो हाँ, तो ये आपका क्या हो ओके जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये तो आपका टीटी होता है, लेंथ अपॉन बैंडविड्थ जी ट्रांसमिशन टाइम, राइट। तो क्या हो गया, टीटी यस मैम। डिवाइडेड बाय टीटी प्लस ट्वाइस टीटी, और यही तो हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकाला था। एफिशिएंसी जो ऊपर कंप्यूट करी थी वो क्या होता है, ट्रांसमिशन टाइम अपॉन टोटल टाइम, जी मैम। ठीक है। तो एफिशिएंसी के टर्म्स में आप थ्रूपुट निकाल सकते हो, या आपको लेंथ दिया हो, ये मतलब डिफरेंट फॉर्मूले हैं थ्रूपुट निकालने के लिए। थ्रूपुट का मतलब क्या हो गया, जो टोटल बैंडविड्थ है उसमें से आप कितनी एक्चुअल में यूटिलाइज कर पा रहे हो, यस मैम। ठीक। तो इन केस ऑफ योर सिंपल स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल क्या था, हम एक ही तो फ्रेम भेज रहे थे एट अ टाइम, राइट, एंड यस उसी का मैम। ही रिस्पॉन्स जब आता था, और रिस्पॉन्स आने में कितना टाइम लगता था, टीटी प्लस ट्वाइस टीपी, ये तो हमने निकाला था कल, जो आपका टोटल जी टाइम लग रहा है फॉर सेंडिंग वन पैकेट, यस मैम। राइट, टीटी प्लस ट्वाइस टीपी लग रहा है। अगर हम पिगी बैकिंग का केस लेते हैं, पिगी बैकिंग का मतलब क्या हो गया, जब एक्नॉलेजमेंट के साथ आप कुछ डेटा भी भेज रहे हो, अगर एक्नॉलेजमेंट के साथ कुछ डेटा भेज रहे हैं
तो आपका एक्नॉलेजमेंट का भी ट्रांसमिशन टाइम कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। अब टी ऑफ जो ट्रांसमिशन टाइम ऑफ एक्नॉलेजमेंट है, क्योंकि उसमें डेटा भी होगा तो थोड़ा उसको चैनल में प्लेस करने में टाइम लगेगा, तो उसका भी ट्रांसमिशन डिले हमको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसे इस पे आपके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं कि अगर आपको ट्रांसमिशन टाइम दिया है, प्रोपगेशन टाइम दिया है, और तब आपको एफिशिएंसी निकालना है अगर सिंपल स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है, राइट। स्टॉप एंड वेट ARQ, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। यस मैम। ठीक, और आपके फॉर्मूले क्या बनते हैं कि अगर हमें मान ली एफिशिएंसी 50% चाहिए है, तो हमें एक वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन TP TT एंड योर, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। तो 50% बैंडविड्थ का मतलब क्या, एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया? एफिशिएंसी का आपका फॉर्मूला क्या होता है? TT अपॉन TT प्लस ट्वाइस TP, राइट। जी मैम। ठीक, इसको हमें क्या चाहिए? 50% से ज्यादा चाहिए, यस। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये ऐसे कट के 2 आ जाएगा, तो ट्वाइस आपका, ट्वाइस जो आपका योर ट्रांसमिशन टाइम शुड बी ग्रेटर देन TT प्लस ट्वाइस TP। आप इसको इधर ले गए, 2 को इधर ले आए। ठीक, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या रिलेशन आएगा? योर ट्रांसमिशन टाइम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस द प्रोपगेशन डिले। ठीक, अगर आपको कम से कम एफिशिएंसी, आप कम से कम 50% चैनल की एफिशिएंसी यूज करना चाहते हो तो आपको आपका रिलेशन बिटवीन योर ट्रांसमिशन टाइम एंड प्रोपगेशन टाइम शुड बी दिस, राइट। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक, ऐसे ही लेंथ ऑफ द पैकेट कैसे, मतलब ये सब चीजें आपको बताए जा रही है कि लेंथ ऑफ द पैकेट क्या होना चाहिए, ट्रांसमिशन कितना चाहिए, कि कम से कम हम 50 एफिशिएंसी, मतलब इतना 50% तो हमारा एफिशिएंट हो एल्गोरिथम, राइट। अगर जैसे यस हमें मैम। बैंडविड्थ, अगर हम थ्रूपुट निकालें, तो थ्रूपुट क्या होता है आपका? बैंड योर एफिशिएंसी इनटू बैंडविड्थ, राइट। तो कम से कम हम कितना, जी। हाफ ऑफ द बैंडविड्थ तो यूटिलाइज कर पाए, राइट। तो अगर दूसरा यस। हमारा रिलेशन क्या है? लेंथ ऑफ द पैकेट और प्रोपगेशन टाइम के विद इन, कि अगर हमारी एफिशिएंसी 50% है तो हमारा लेंथ ऑफ द, हम कैसे अचीव कर सकते हैं? एक तो हमारे पास ये है कि आपका ट्रांसमिशन टाइम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस द प्रोपगेशन टाइम। दूसरा क्या है? अगर हमारा लेंथ ऑफ द पैकेट इज ग्रेटर देन ट्वाइस TP इनटू बैंडविड्थ, तो भी हमारी एफिशिएंसी 50% हो पाएगी। ये भी सिंपली करा गया है, आप सिंपल फॉर्मूले में प्लेस करके, राइट। आपको क्या चाहिए? एफिशिएंसी क्या होता है? TT अपॉन TT प्लस ट्वाइस TP, 50% से ज्यादा हो, राइट। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? TT के फॉर्मूले को प्लेस कर दिए। TT का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रांसमिशन डिले का लेंथ अपॉन बैंडविड्थ होता है, तो ऊपर नीचे आपने लेंथ अपॉन बैंडविड्थ से रिप्लेस कर दिया। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे, राइट, सिंपली सॉल्व करेंगे, आप इसको 2 इधर ले जाएंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, when you're going to solve it, then it will come to your length upon bandwidth should be greater than equal to twice your propagation delay। ठीक, bandwidth इधर ले जाइए, तो length of the packet अगर twice the propagation delay into जो total bandwidth आपको मिल रही है उससे greater than equal to होगा, तो भी आपकी efficiency 50% पहुंच पाएगी, राइट। तो सिंपल स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में हमने क्या देखा? ये हमारी कुछ कंडीशंस हैं, राइट। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, अगर आपका पैकेट का लेंथ अगर गुड, मतलब थोड़ा बड़ा है, तो जो है आपका सही लार्ज पैकेट्स के लिए वर्क सही करता है, राइट। दूसरा क्या है कि अगर हमारा डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर डिस्टेंस, राइट। तो अगर आप स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इन दो केसेस में आपका ठीक चलता है। लेकिन व्हाट वी आर सीइंग यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम क्या आ रही है? हमारे पास पूरी बैंडविड्थ अवेलेबल है, राइट, पूरी बैंडविड्थ अवेलेबल है, लेकिन हम चैनल को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, राइट। वी विल जस्ट सी दिस, क्यों नहीं यूटिलाइज कर पा रहे हैं? बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट टू कम, राइट। मान लीजिए फ्रेम का साइज L है और आपका बैंडविड्थ और भी ज्यादा बिट्स पर सेकंड प्रोवाइड कर रहा है सेंड करने के लिए, लेकिन हम वेट करते हैं जब तक कि आपका एक्नॉलेजमेंट ना आ जाए, तो वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज द चैनल प्रॉपरली, राइट। जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखें, ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया था पाइपलाइनिंग का, कि इंस्टेड ऑफ सेंडिंग अ पैकेट एंड वेटिंग फॉर इट्स एक्नॉलेजमेंट, हम एक से ज्यादा पैकेट्स को, या पाइपलाइनिंग यही तो होता है कि एक टास्क खत्म नहीं हुआ, अगली टास्क आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, अगर हम कंबाइन करके पैकेट्स को भेज दें वेटिंग फॉर एन एक्नॉलेजमेंट, इंस्टेड ऑफ वेटिंग हर एक, मतलब इंडिविजुअली फ्रेम को भेज करके उनका एक्नॉलेजमेंट वेट करने की जगह हम ज्यादा फ्रेम्स को एक साथ भेजते हैं, तो हम अपने चैनल को बेटर तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए स्टॉप एंड वेट ARQ हम यूज कर रहे हैं, हमारी बैंडविड्थ कितनी है? 1 Mbps है, यानी हमें 1
1 Mbps मतलब इतने 1 सेकेंड में 1 MB साइज का लेंथ का पैकेट हम भेज सकते हैं, इतने इतने बिट्स हम भेज सकते हैं 1 सेकेंड के अंदर, राइट। और हमारे एक बिट को सेंड करने में कितना टाइम लगता है, 12 मिली सेकेंड्स लगता है, राइट। तो हम टोटल टोटल कितने हम बिट्स सेंड कर सकते हैं इस फ्रेम के, इस चैनल के ऊपर टोटल हम कितने सेंड कर सकते हैं, वी कैन प्लेस your 1 Mbps into your 20, right। 1 Mbps का मतलब 1 to 10 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई जो आपका बैंडविड्थ और डिले का प्रोडक्ट होगा, ये कितना आएगा, into 20 मिली सेकेंड्स। तो 20 बिट्स, ठीक है, आप अपने चैनल के ऊपर प्लेस कर सकते हो, राइट। राइट, हमें बैंडविड्थ इतनी दी है और एक बिट को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है, 20 मिली सेकेंड लगते हैं, राइट। तो अगर इन इस कंप्लीट इतने नंबर ऑफ बिट्स 1 Mbps जो 1 MB हमारे बिट्स हैं उनको आप अगर भेजना चाहो, राइट, तो हम अपने चैनल के ऊपर मतलब हमारी इतनी बैंडविड्थ अवेलेबल है, हम कितने बिट्स अपने चैनल पे प्लेस कर सकते हैं, वी कैन प्लेस 20,000 बिट्स। लेकिन अगर मान के चलिए हमारे पैकेट का साइज कितना है, L है, मतलब L इक्वल टू 1000 बिट्स है, राइट। हम टोटल कितने बिट सेंड कर सकते हैं चैनल के ऊपर ड्यूरिंग दिस टाइम, वी कैन सेंड 20,000 बिट्स। लेकिन हम भेज कितने रहे अगर L इक्वल टू 1000 है, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक फ्रेम को भेजते हैं, उसके एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करते हैं, राइट। तो हम कितना चैनल को यूटिलाइज कर पा रहे हैं, सिर्फ 5%। कैसे, 1000 डिवाइडेड बाई और 20,000, तो वी आर नॉट यूटिलाइजिंग द चैनल कंप्लीटली, ओनली 5% of the total bandwidth available we are utilizing it। तो in that case ये हमारा बहुत efficient way नहीं है to for मतलब इससे हमारी efficiency हमेशा reduce होती है, क्योंकि हम एक फ्रेम को भेजते हैं, उसके acknowledgement का वेट करते हैं, right, and only then we are sending the next set of frames। तो उसके बाद हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आया कि हम एक एक फ्रेम को ना सेंड करके अगर हम एक से ज्यादा फ्रेम्स को सेंड करके चले, मानिए अगर हम 15 फ्रेम्स को एक साथ भेज देते हैं, तो हमारे पास जो हमारा बैंडविड्थ डिले का प्रोडक्ट कितना था, 20,000 बिट्स था। और अगर हम 15 फ्रेम्स को भेजते हैं जहाँ पे एक फ्रेम का साइज 1000 है, तो वी आर एबल टू यूटिलाइज द चैनल 75%, ठीक, मतलब 15,000 डिवाइडेड बाय 20,000 जो टोटल बिट्स आप भेज सकते हो उस टाइम पे, तो 75% आप यूज कर सकते हो, ठीक। तो इसी से हमारे पास क्या आया, इससे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया पाइपलाइनिंग का। पाइपलाइनिंग क्या कहता है कि इंस्टेड ऑफ sending one data packet and waiting for its acknowledgement to come, हम क्या करें, एक टास्क आपकी अगर फिनिश नहीं हुई तब भी आप अगली टास्क को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक। स्टॉप एंड वेट ARQ में आपकी कोई भी पाइपलाइनिंग नहीं थी, क्यों नहीं थी, कि जब तक कि आपका फ्रेम डेस्टिनेशन तक पहुंच के उसका एक्नॉलेजमेंट वापस नहीं आता था तब तक कि हम अगले फ्रेम को नहीं भेजते थे, राइट। तो अगली दो आपकी जो प्रोटोकॉल्स हैं, राइट, एक आपके नॉइजी चैनल्स के लिए आपके कौन सी दो प्रोटोकॉल्स हैं, एक आपकी स्टॉप एंड वेट ARQ है, जिसमें कोई भी आपका पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। दूसरी कौन सी आती है, जहाँ पे पाइपलाइनिंग आपकी होती है, उन प्रोटोकॉल्स को हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स। स्लाइडिंग विंडो क्यों बोलते हैं, इसको भी हम देखेंगे, ठीक। स्लाइडिंग विंडो में आपके दो प्रोटोकॉल्स आती है, गो बैक एन आती है और दूसरी आपकी आती है सिलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट, ठीक। तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का आपका क्या कॉन्सेप्ट रहता है, इट इज बेस्ड ऑन पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग का मतलब क्या हो गया कि कितने जो आपके दो प्रोटोकॉल्स हैं, जो स्लाइडिंग विंडो में गो बैक एन हो या सिलेक्टिव रिपीट हो, ये सेवरल फ्रेम से बोलता है, एक से ज्यादा फ्रेम्स को आप एक साथ भेज सकते हो जब तक कि आपके पुराने एक जो फ्रेम भेजा है उसका आपका एक्नॉलेजमेंट ना आए, ठीक। जब आपका एक्नॉलेजमेंट अगर नहीं भी आया है तब भी यू कैन सेंड मोर देन वन, एक ऐसा नहीं एक फ्रेम भेजें उसके एक्नॉलेजमेंट का वेट करें, ठीक। तो पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यू शुड बी एबल टू सेंड मोर देन वन फ्रेम्स in a particular time, right, before waiting for its acknowledgement। instead अगर फिर उसके बाद आपका acknowledgement आता है, जैसे जैसे acknowledgement आता जाता है वैसे वैसे हम अगले सेट ऑफ फ्रेम्स को भेज सकते हैं, राइट, अपनी विंडो को स्लाइड करते रहते हैं, राइट। तो एक हमारे पास आती है गो बैक एन। गो बैक एन का मतलब अप टू n फ्रेम्स वी कैन सेंड, राइट, बिफोर वेटिंग फॉर एन एक्नॉलेजमेंट फॉर इट, ठीक। तो यहाँ पे क्या रहेगा, आपका एफिशिएंसी थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी। कैसे इंप्रूव हो जाएगी, कि जहाँ पे आप पहले एक फ्रेम को सेंड करते थे, राइट, यू आर एबल टू व्यू दिस पीडीएफ, यस सर, जहाँ पे आप एक फ्रेम को सेंड करते थे और उसके एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करते थे, यहाँ पे हम एक से ज्यादा फ्रेम्स को भेज सकते हैं,
राइट। बेस्ट वे क्या होगा, मैक्सिमम हम कितने नंबर ऑफ 100% एफिशिएंसी अचीव करने के लिए हम मैक्सिमम विंडो साइज क्या यूज कर सकते हैं। मान ली टीटी टाइम लग रहा है हमें एक पैकेट को सेंड करने में, राइट। सो इन 1 सेकेंड आप कितने पैकेट्स को सेंड कर सकते हो, 1/टीटी पैकेट को, राइट। और टोटल हमारे पास कितना टाइम लगता था कि हम सेंड करके उसका एक्नॉलेजमेंट आए, दैट वाज कमिंग टू टीटी प्लस ट्वाइस टीपी, राइट। तो कितने नंबर ऑफ पैकेट्स को हम एक साथ सेंड करें जिससे हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी, मतलब 100% अगर हम अपने चैनल को यूज करना चाहते हैं, 100% एफिशिएंसी गेन करना चाहते हैं, तो एट अ टाइम वी कैन प्लेस 1+2a फ्रेम्स टुगेदर, ठीक। 1+2a विंडो साइज हम कितना रखें, अगर 1+2a रखें, ठीक। ए हमने क्या निकाला था, इट वाज कमिंग टू योर टीपी बाय टीटी, ठीक। ए क्या है, टीपी बाय टीटी है। अगर हम इतना विंडो साइज रखें तो वी विल बी एबल टू अचीव 100% एफिशिएंसी, राइट। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल क्या है कि हमें मैक्सिमाइज करना है अपना चैनल के यूटिलाइजेशन को, ठीक है। हमें अपने चैनल को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। मैक्सिमम हम कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, अगर हम 1+2a विंडो साइज रखें, इतने फ्रेम्स को अगर एक साथ भेज सके तो वी विल बी एबल टू अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक। तो इसी पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट को लेकर हमारे पास स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट आया। स्लाइडिंग विंडो का क्या होता है कि हम एक विंडो मेंटेन करते हैं जो कि एक इमेजिनरी बॉक्स की तरह आप सोच सकते हो, राइट। कि विद इन दैट बॉक्स जितने भी हमारे फ्रेम्स आते हैं उन सारे फ्रेम्स को हम एक साथ भेज सकते हैं, राइट। इसी बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, सेंडर विंडो बोलते हैं, कि हम कितने फ्रेम्स को एक साथ भेज सकते हैं बिफोर वेटिंग फॉर एन एक्नॉलेजमेंट, राइट। जैसे जैसे एक्नॉलेजमेंट आता जाएगा वैसे वैसे हम अपनी विंडो को स्लाइड करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, राइट। इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। तो इसके हमारे पास कौन से दो इम्प्लीमेंटेशन है, वी हैव गो बैक इन एंड द अदर वी हैव इज योर सिलेक्टिव रिपीटेड टेस्ट। तो गो बैक इन क्या कहता है, गो बैक इन क्या कहता है कि आप विंडो साइज इक्वल टू n ले सकते हो, राइट। गो बैक n यहाँ पे क्या डिनोट करता है कि आप विंडो साइज कितना ले सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे हम n विंडो साइज, सेंडर विंडो साइज कितना लेते हैं, n लेते हैं। n मतलब आप अप टू n पैकेट भेज सकते हो। जैसे जी आपका गो बैक 3 है, गो बैक 4 है, तो यहाँ पे सेंडर विंडो साइज क्या होगा, अगर 3 है तो 3 होगा, 4 है तो आपका 4 होगा। यहाँ पे हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ये सब हम स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स क्यों पढ़ रहे हैं, हम एक साथ फ्रेम्स को क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, अपनी एफिशिएंसी और थ्रूपुट हमारा इंप्रूव हो, इंक्रीज हो। तो गो बैक इन के केस में अगर मान लीजिए हमने गो बैक 10 यूज करा, गो बैक 10 का मतलब क्या हो गया, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग वन फ्रेम एंड वेटिंग फॉर इट्स एक्नॉलेजमेंट वी कैन हैव अ सेंडर विंडो साइज ऑफ 10, यानी हम 10 फ्रेम्स को एक साथ भेज सकते हैं। तो जहां आपकी स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में क्या था, 1/1+2a आ रही थी, क्यों, क्योंकि हम सिर्फ एक फ्रेम को भेजते थे और उसके एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करते थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अप टू अगर गो बैक 10 की बात करें, 10 फ्रेम्स को एक साथ भेज सकते हो, तो आपकी एफिशिएंसी 10 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो अगर हमको टीटी दिया है, टीपी दिया है और पता है कि कौन सी हम प्रोटोकॉल यूज करें, जैसे गो बैक 10 अगर हम यूज करें, तो हियर इन दिस केस यू विल बी गेटिंग योर एफिशिएंसी 10 टाइम्स इंप्रूव एज 10%, जहाँ वहां पे आपके सिर्फ अगर एक फ्रेम को आप सेंड कर रहे थे तो 1/1+2 थी, 2a थी, लेकिन इन केस ऑफ योर गो बैक इन इट बिकम्स n into 1/1+2a। इज इट क्लियर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अप टू n फ्रेम्स, तो विंडो साइज, सेंडर विंडो साइज हमारा क्या है, n का है। तो ये समझ में आया। यस थ्रूपुट भी निकाल सकते हैं, जब एफिशिएंसी निकल आई तो थ्रूपुट का क्या फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी राइट इनटू टोटल अवेलेबल बैंडविड्थ, ठीक है। बैंडविड्थ हमारी 40 Mbps दी है, एफिशिएंसी आपने 1/1+2a के फॉर्मूले से निकाली, लेकिन आप गो बैक एन यूज कर रहे हैं। गो बैक एन का मतलब क्या होगा, एक फ्रेम की जगह आप 10 फ्रेम को एक साथ भेज सकते हो, इट विल बी 10 टाइम्स ऑफ इट, राइट। इज इट क्लियर, एफिशिएंसी समझ में आ गया। गो बैक एन, अब गो बैक एन को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो जैसे मैंने गो बैक एन में क्या बताया था, गो बैक एन का मतलब क्या हुआ कि अप टू n फ्रेम्स आप एक साथ भेज सकते हो बिफोर गेटिंग एन एक्नॉलेजमेंट फॉर इट, राइट। तो मान ली यहाँ पे हमने अपना फ्रेम का साइज क्या रखा है, हमने 15 रखा है, राइट। 0 से लेकर योर सेंडर विंडो साइज WS इज इक्वल टू 15, राइट। 15 का मतलब क्या हुआ कि अप टू आप 15 फ्रेम्स को एक साथ भेज सकते हो बिफोर रिसीविंग एन एक्नॉलेजमेंट फॉर इट, राइट। तो हम यहाँ पे सीक्वेंस नंबरिंग किससे स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं एंड अप टू 14 ले जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे दो पार्ट्स हो सकते हैं, एक क्या होता है, फर्स्ट आपका SF होता है जिसको फर्स्ट आउटस्टैंडिंग फ्रेम बोलते हैं, राइट, एंड नेक्स्ट फ्रेम टू सेंड, राइट। ये कौन से फ्रेम है जिनको आपने सेंड कर दिया है
लेकिन अभी इनका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है, राइट। एंड ये हमारे कौन से फ्रेम्स हैं, हम अप टू ये भी सीक्वेंस नंबरिंग 7 अप टू 14 इन सब सीक्वेंस नंबर को हम यूज कर सकते हैं फॉर सीक्वेंस नंबरिंग ऑफ फ्रेम्स। लेकिन हो सकता है कि ये हमारे फ्रेम्स अभी अपर लेयर से रिसीव ना हुए हैं, राइट। इस विंडो के जो बाहर के फ्रेम्स होंगे, दीज आर द वंस जो इसके लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, ये वो फ्रेम्स हैं जो हमारे पास ऑलरेडी सेंड हो चुके हैं और उनका एक्नॉलेजमेंट भी आ चुका है, ठीक। इस विंडो के विद इन जितने फ्रेम्स होते हैं वो फ्रेम्स होते हैं, राइट, जिनको जो हमारे पास रेडी है, जिनको हम मतलब इतने नंबर्स को हम यूज करके इतने फ्रेम्स को एक साथ भेज सकते हैं, राइट। आउटसाइड दिस विंडो जैसे 15 से लेकर आगे जो आपकी सीक्वेंस नंबरिंग चल रही है, ये वो फ्रेम्स हैं जिनको हम नहीं सेंड कर सकते हैं, राइट। तो ये जो आपके ऑरेंज से मार्क्ड है, ये 4 फ्रेम्स है जिनका आपने फ्रेम सेंड कर दिया है लेकिन एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है, right, these are the frames which can be sent, लेकिन हो सकता है अभी वो अपर लेयर नेटवर्क लेयर से या जो भी इसके अपर लेयर है वहां से रिसीव नहीं हुए, तो विंडो आपकी यहीं पे रुकी हुई है, ठीक। फिर मानिए हमारा यो फ्रेम 0 1 2 ये हमने जो सेंड करे थे फ्रेम 0 1 2, ठीक, इनका एक्नॉलेजमेंट हमारे पास आ गया है, इनका हमारे पास एक एक्नॉलेजमेंट आ गया, मानिए एसी के इनका एक्नॉलेजमेंट हमें रिसीव हो गया है, राइट। तो हम क्या करेंगे, अपनी विंडो को आगे स्लाइड कर देंगे, अपने विंडो को आगे मूव कर देंगे, ठीक। अब हम कौन से फ्रेम्स, हमारी विंडो कहाँ पर पहुंच गई, अगले 15 पैकेट्स को लेंगे, कौन से लेंगे, 3 से लेकर उनकी सीक्वेंस नंबरिंग कहाँ से होगी, 3 टू लेकर 14 एंड देन वी विल बी गोइंग 15 0 1। अब ये कैसे नंबरिंग चल रही है ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है प्रोटोकॉल के हिसाब से कि गो बैक एन में क्या रिलेशन रहता है एक्नॉलेजमेंट विंडो साइज का और आपके एक्नॉलेजमेंट सॉरी योर सीक्वेंस नंबरिंग का, कि आप जो पैकेट्स को सीक्वेंस नंबर करते हो और जो आपकी विंडो साइज है, राइट, इनका क्या रिलेशन है, एंड आपका दूसरा जो दूसरी स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है योर सिलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट, उसमें क्या रिलेशन है, ठीक। अच्छा, गो बैक एन में एक चीज और है आपकी, ठीक। अच्छा, अभी के लिए आप ये मान के चलिए कि अगर आपके पास m बिट्स अवेलेबल हैं, अगर आप m बिट्स अवेलेबल हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर के लिए, ओ सॉरी सीक्वेंस नंबर के लिए, अपने पैकेट्स को जो आप सीक्वेंस नंबर देते हो 0 1, जैसे आपका वहां पे क्या रहता था स्टॉप इन वेटीआर के में 0 एंड 1 रहता था, ठीक। यहाँ पे क्या है, हम एक से ज्यादा फ्रेम्स को भेज सकते हैं, तो उन फ्रेम्स को भी तो हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो हम कितने सीक्वेंस नंबर्स यूज कर सकते हैं, ठीक। तो मान के चलिए अगर हम m बिट्स यूज कर रहे हैं, m बिट्स हम यूज कर रहे हैं सीक्वेंस नंबरिंग के लिए, राइट। तो इससे आप कितने नंबर्स जनरेट कर सकते हो, 2 की पावर m कर सकते हो, इतने सीक्वेंस नंबर आपके आ सकते हैं, राइट। जैसे मानिए हमारे पास 4 बिट्स है, m इक्वल टू 4 है इस केस में, तो आप इससे कितने सीक्वेंस नंबर जनरेट कर सकते हो, 2 की पावर 4 विच इज इक्वल टू हाउ मेनी 6 योर 16, ठीक। 16 ही तो आप नंबर्स जनरेट कर सकते हो, कौन कौन से कर सकते हो, 0 1 2 अप टू हाउ मच 16 करना है तो 15 तक के आपके जाएंगे सीक्वेंस नंबरिंग, ठीक। तो अपने डेटा फ्रेम्स को आप किससे नंबर कर सकते हो, 0 टू 15, ठीक। फिर 0 टू 15 करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर आप रिपीट कर सकते हो, राइट, राइट। तो हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन रहता है बिटवीन योर टोटल सीक्वेंस नंबर्स, मतलब जितने आप अपना सीक्वेंस नंबर आपके पास अवेलेबल है और आपके विंडो साइज के बीच, ठीक। आप कितने विंडो साइज रख सकते हो, विंडो साइज से मतलब कितने फ्रेम्स आप एक साथ भेज सकते हो बिफोर वेटिंग फॉर एन एक्नॉलेजमेंट, दैट रिलेशन व्हाट इट इज इक्वल टू, फॉर योर गो बैक एन इट इज इक्वल टू 2 की पावर m माइनस 1, ठीक। जहाँ पे m क्या है, आपके नंबर ऑफ बिट्स हैं जो आप सीक्वेंस नंबरिंग के लिए यूज कर सकते हो, m बिट्स अगर आपके पास है, राइट। जैसे यहाँ पे इस केस में क्या था, हमारा m इक्वल टू 4 था, 4 के केस में कितना हो गया, 16 सीक्वेंस नंबर्स आप यूज कर सकते हो, ठीक। जिसको हमने कहाँ से मार्क करा है, 0 से 15 तक करा है, लेकिन हमारी विंडो कहाँ है, राइट। इन दिस विंडो हाउ मेनी फ्रेम्स वी आर कीपिंग, वी आर कीपिंग ओनली योर 15 फ्रेम्स। 15 फ्रेम्स कैसे आए आपके, 2 की पावर m यानी 2 की पावर 4 minus 1 which is equal to 16 minus 1 which is equal to 15, ठीक।
तो आपका 15 विंडो साइज यहाँ पे क्या होगा 15 होगा। 15 का मतलब क्या हो गया, फ्रेम 0 से लेकर 14 तक, फ्रेम 14 नंबर 0 से yes लेकर 14 तक। अच्छा ये रिलेशन क्यों आया है, क्योंकि हमें क्या करना है, वी हैव टू, अगर हमारे कहीं पे फ्रेम लॉस हो रहा है या हमारा कहीं पे इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा है, राइट, अगर हम फ्रेम सेंड कर रहे हैं और उसका एक्नॉलेजमेंट हमारे पास नहीं पहुंच रहा है, तो वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि हमारे पास पुरान मतलब डुप्लीकेसी ऑफ जो फ्रेम्स का हमारा प्रॉब्लम होता था उसको हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। ठीक, ऐसा ना हो। अभी इसको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, तो ये रिलेशनशिप हम ऐसे क्यों मेंटेन करते हैं ये भी समझ में आएगा। अच्छा, बिफोर गोइंग yes इनटू ma'am दैट एग्जांपल, गो बैक एंड का एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ठीक, एक तो आपका सेंडर विंडो साइज है WS, जो कि इक्वल टू n होता है, जो आपका गो बैक एंड जो भी आप यूज कर रहे हो। दूसरा क्या है कि जो रिसीवर विंडो होती है, जो रिसीवर होता है वो सिर्फ एक फ्रेम को एट अ टाइम रिसीव कर सकता है, राइट, और उसी का फिर वो एक्नॉलेजमेंट बताता है कि नेक्स्ट फ्रेम जो उसको एक्सपेक्टेड है उसका एक्नॉलेजमेंट भेजता है, राइट। तो जहां सेंडर विंडो कितना था, सेंडर विंडो था आपका 2 की पावर m माइनस 1, WS आपका क्या था 2 की पावर m माइनस 1। जो रिसीवर विंडो है गो बैक एन के केस में, दिस इज इक्वल टू 1, यानी सिर्फ एक फ्रेम एट अ टाइम वो रिसीव करती है, और उस विंडो वो स्लाइड होती जाती है, और इट इज एबल टू सेंड योर एक्नॉलेजमेंट फॉर इट। एंड यहाँ पे एक और क्या आपका आता है, क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट्स आते हैं, राइट, कि आपके जितने जो भी आपके विंडो साइज है आपने उतने फ्रेम्स भेजे, राइट। तो जितने जैसे जैसे आपके रिसीव होते जाएंगे उसका आप क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजते हो, और आपकी विंडो आगे की तरफ स्लाइड करती है, राइट। तो राइट नाउ वी वर yes स्टडीइंग द रिलेशन अबाउट your why your window size has to be equal to 2 की पावर m माइनस 1, ठीक। why is it, ये आपका ये रिलेशन मेंटेन होना चाहिए इन केस ऑफ गो बैक एन। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि जो डुप्लीकेट पैकेट सेंड हो रहा होगा उसको भी आपकी प्रोटोकॉल एररलेसली एक्सेप्ट कर लेगी। क्यों, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, राइट। अच्छा, वन थिंग हियर, एक अगर इसको ही थोड़ा जेनरिक फॉर्मूले के टाइप में रखें तो इसको कैसे समझ सकते हैं, योर सेंडर विंडो साइज प्लस योर रिसीवर विंडो साइज, ठीक, शुड बी लेस देन इक्वल टू योर टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस नंबर अवेलेबल। टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस नंबर्स कौन कितने होते हैं, अगर m बिट्स है तो 2 की पावर m आप यूज कर सकते हो, राइट। इन केस ऑफ गो बैक एन, जैसे मैंने बताया, रिसीवर विंडो साइज क्या होता है 1 होता है, ठीक। WS आपका सेंटर विंडो है, राइट, तो इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 की पावर n, मतलब मैक्सिमम आप विंडो साइज WS कितना रख सकते हो, WS is equal to 2 की पावर m माइनस 1, राइट। ये एक रिलेशन होता है फॉर ऑल स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स। अभी हम दूसरी जो पढ़ेंगे सिलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट, वहां पे आपका रिसीवर विंडो साइज 1 नहीं होता है, वो भी आपके सेंडर विंडो के बराबर रहता है, ठीक है, मतलब जितने आप सेंड कर रहे हो उतनी पैकेट्स को एक साथ रिसीव भी कर सकता है, राइट। बट इन केस ऑफ गो बैक इन, योर रिसीवर विंडो साइज इज 1। तो एक आपके जेनरिक फॉर्मूला क्या है कि योर sender window size plus your receiver window size should be less than equal to total number of sequence numbers available। जितने आप sequence numbers आपके पास available हैं उससे हमेशा less than equal to, मतलब maximum आप कितना कर सकते हो उसके बराबर कर सकते हो। तो क्योंकि आपका गो बैक एन में रिसीवर विंडो साइज 1 है, तो सेंडर विंडो कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितनी आप विंडो की साइज रख सकते हो, इट विल बी इक्वल टू टोटल सीक्वेंस नंबर्स अवेलेबल। अगर m बिट्स हम यूज कर रहे हैं सीक्वेंस नंबरिंग के लिए तो 2 की पावर m, और r की वैल्यू क्या है, फिक्स है, हमें पता है, आपका गो बैक एन में सिर्फ रिसीवर विंडो 1 रखते हैं, दिस विल बी 2 की पावर m माइनस 1, राइट। तो ऐसा ये रिलेशन क्यों आ रहा है, क्यों हम ऐसे कर रहे हैं, तो इसको देखते हैं कि गो बैक एन कैसे परफेक्टली वर्क करता है अगर दिस रिलेशन इज मेंटेन्ड, राइट। यहाँ पे जैसे एक हमारा एग्जांपल है, यहाँ पे हम सीक्वेंस नंबर्स कितने यूज कर रहे हैं, 0 1 2 3, राइट। तो यहाँ पे कितने आपका m इक्वल टू क्या होगा, राइट, m इक्वल टू क्या होगा 2 होगा। 2 क्या है, तो 2 बिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं फॉर सीक्वेंस नंबरिंग द पैकेट्स, राइट। तो इससे हम कितने जनरेट कर सकते हैं फ्रेम नंबर्स, 4 कर सकते हैं, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, राइट। तो हमने कौन कौन से फ्रेम्स नंबर्स अगर 0 से स्टार्ट करें कौन कौन से करें, 0 1 2 3, राइट। हम अपने फ्रेम्स को क्या क्या मार्क कर सकते हैं, F0 F1 F2 F3, ठीक।
सो इन फर्स्ट केस व्हाट वी आर कीपिंग विंडो साइज मतलब कितने फ्रेम्स को हम एक साथ भेज सकते हैं। हमने क्या आपको क्या रिलेशन बताया था फॉर गो बैक एंड WS प्लस WR should be less than equal to 2 की पावर m। गो बैक n के केस में क्या है, r की WR की वैल्यू 1 है, तो योर WS जो सेंडर विंडो है should be equal to 2 की पावर m माइनस 1। इससे हमेशा कम होना चाहिए, यानी सेंडर विंडो साइज शुड ऑलवेज बी लेस देन 2 की पावर m। ठीक, इट शुड नॉट बी मोर देन, मतलब इसके बराबर भी नहीं अलाउड है। ठीक, विंडो साइज क्योंकि यहाँ पे क्या है -1 आपका रिलेशन है। ठीक, तो आपकी सेंडर विंडो साइज हमेशा जो जितने नंबर ऑफ सीक्वेंस नंबर्स अवेलेबल हैं, राइट, उससे हमेशा एक कम होनी चाहिए। ठीक, तो हमने यहाँ पे आपके फर्स्ट केस में क्या है, हमारे पास 2 बिट्स अवेलेबल हैं सीक्वेंस नंबरिंग के लिए, तो हमने अपने फ्रेम्स को क्या सीक्वेंस करा है 0 1 2 3, राइट। और विंडो साइज हमने यहाँ पे क्या रखी है, WS हमने क्या रखा है 3 रखा है, यानी 3 फ्रेम्स को हम भेज सकते हैं बिफोर वेटिंग फॉर एन एक्नॉलेजमेंट, राइट। तो हमने फ्रेम 0 भेजा, ठीक, इसका रिसीवर की विंडो कितनी है 1 है, सिर्फ एक ही फ्रेम एट ए टाइम वो रिसीव कर सकता है। ठीक, इसने इसको सक्सेसफुली रिसीव करा और एक्नॉलेजमेंट भेजा, लेकिन मानिए एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गया, एक्नॉलेजमेंट आपके सेंडर तक नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचेगा तो आपकी विंडो अभी स्लाइड नहीं करेगी, बट जितने फ्रेम्स आपके विंडो में अवेलेबल होते हैं उन सबको आप भेज सकते हो बिफोर रिसीविंग एन एक्नॉलेजमेंट। तो इसने क्या करा, अब फ्रेम 1 को भेज दिया, राइट। मान लीजिए इसका एक्नॉलेजमेंट भी लॉस हो गया, ये सेंडर तक नहीं पहुंच पाया, अब क्या करा, इसने फ्रेम 2 को भेजा, राइट। your frame 2 has also been successfully received at receiver end। receiver end पे जैसे जैसे उसको मिलते जाएंगे फ्रेम्स, वो अपनी रिसीवर विंडो को आगे मूव करता जाएगा, लेकिन यहाँ पे रिसीवर विंडो का साइज कितना है, सिर्फ 1 है, राइट। नाउ अगेन योर एक्नॉलेजमेंट हैज नॉट बीन, एक्नॉलेजमेंट आपको क्या है लॉस हो गया है, ठीक, नहीं पहुंचा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा टाइम आउट स्टॉप एंड वेट ERP में क्या रहता था, एक एक फ्रेम पर रहता था, यहाँ पे हम पूरी विंडो के लिए एक टाइम आउट बना के रखते हैं। ठीक, तो हमने इस विंडो को सेंड करे थे, इसके फ्रेम सेंड करे थे, राइट, बट किसी का भी एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ। ठीक, फ्रेम्स रिसीवर एंड पर सक्सेसफुली पहुंच गए थे, लेकिन किसी का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से इस विंडो के फ्रेम्स को रीसेंड करेंगे। ठीक, तो हमने क्या करा, दोबारा आपका इसी विंडो का फ्रेम 0 को हमने सेंड करा। ठीक, लेकिन अभी रिसीवर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, रिसीवर इज एक्सपेक्टिंग फ्रेम नंबर 3, राइट, इसको एक्सपेक्टेड है फ्रेम नंबर 3, तो इसको पता चल जाएगा कि यानी समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, इसकी वजह से आपका एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ है, राइट, एंड यू आर सेंडिंग अ डुप्लीकेट पैकेट। आप फ्रेम 0 को दोबारा से सेंड कर रहे हो, जो आपका फर्स्ट टाइम पे नहीं सेंड हो पाया था, मतलब जिसका एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंच पाया था, उस फ्रेम को दोबारा से सेंड कर रहे हो। व्हाई, इट नोज बिकॉज नाउ द नेक्स्ट फ्रेम इट इज एक्सपेक्टिंग इज योर फ्रेम 3, बट दोबारा से फ्रेम 0 आपके सेंडर ने डुप्लीकेट पैकेट सेंड करा है, इसको ये करेक्टली डिस्कार्ड कर पाएगा। ये कैसे पॉसिबल हो पाया, जब आपका विंडो साइज इज लेस देन, विंडो साइज इज लेस देन योर total sequence numbers available for naming your frames, right। यहाँ पे कितने 4 हमारे पास है सीक्वेंस नंबर 0 से 3 तक, ठीक है, 0 1 2 3 4 हमारे पास सीक्वेंस नंबर अवेलेबल है अपने फ्रेम्स को नंबर करने के लिए, लेकिन हमारा फ्रेम साइज कितना, सॉरी सेंडर विंडो साइज कितना है, WS इक्वल टू हमने 3 लिया है, 3 इज लेस देन 4, राइट। तो मैक्सिमम हम कितना WS को रख सकते हैं, मैक्सिमम रख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस नंबर्स अवेलेबल, दैट इज 2 की पावर m माइनस 1, एक कम इससे। ठीक, मैक्सिमम इतने ही फ्रेम्स को, विंडो साइज को इतना ही मेंटेन कर सकते हैं, तभी आपका प्रोटोकॉल उसको सही तरह से डिस्कार्ड कर पाएगा। ठीक, दूसरा केस कौन सा है, अगर मान लिया हमने WS को आपके टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस नंबर्स के बराबर रख लिया। ठीक, अगर ऐसा हम करते हैं, अगर WS को टोटल सीक्वेंस नंबर्स अवेलेबल के बराबर रहते हैं, तो दिस विल बी अ रॉन्ग केस। इन दिस केस व्हाट विल हैपन, आपने WS को अगर विंडो साइज से बराबर लिया तो एररनेसली एक्सेप्ट कर लेगा, आपने अगर जो डुप्लीकेट फ्रेम भेजा है उसको भी ये एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों एक्सेप्ट कर लेगा, सेम वही सिनेरियो है, आपने फ्रेम 0 भेजा, रिसीवर ने रिसीव करा, अपने विंडो को आगे स्लाइड करा, आपने एक्नॉलेजमेंट आया, लेकिन रिसीवर सेंडर तक रिसीव नहीं हो पाया, एक्नॉलेजमेंट कहीं पे लॉस हो गया रास्ते में। ठीक, तो इसने क्या करा, फ्रेम 1 को सेंड करा, फ्रेम 1 का भी एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गया, फ्रेम 2 को भी वो सेंड कर सकता है। क्यों सेंड कर सकता है, क्योंकि यही तो स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट है कि जितने
विंडो एक इमेजिनरी बना के हम रखते हैं, उस विंडो के विदिन जितने भी फ्रेम्स होते हैं उनको हम सेंड कर सकते हैं बिफोर वेटिंग फॉर एन एक्नॉलेजमेंट, राइट। तो सिर्फ फ्रेम 2 को सेंड करा, इसका भी एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गया, फ्रेम 3 को सेंड करा, इसका भी एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गया, बट आपके रिसीवर एंड पे ये सारे पैकेट्स रिसीव हो रहे हैं, तभी आपकी रिसीवर की विंडो आगे स्लाइड करती चली जा रही है, ठीक। अब क्योंकि इनमें से किसी का भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है, राइट, आपके फ्रेम 0 1 2 3, तो उसका टाइम आउट हुआ इस पर्टिकुलर विंडो के लिए, और आपके सेंडर ने दोबारा से इसी फ्रेम को, जिसके इस विंडो का फर्स्ट फ्रेम था, ठीक है, फ्रेम 0 को रिसीव सेंड करा, ठीक। और आपकी रिसीवर विंडो क्या है, रिसीवर विंडो स्लाइड करते करते 3 को भी क्रॉस कर गई है, यानी ये तो फ्रेम इसे सक्सेसफुली रिसीव कर ही थे, अब ये नेक्स्ट विंडो के जो 0 फ्रेम है, इस आपके फ्रेम 0 फॉर द नेक्स्ट विंडो, राइट, उसको एक्सपेक्ट कर रही थी, राइट। लेकिन आपने क्या करा, पुराने ही विंडो के फ्रेम 0 को सेंड करा, डुप्लीकेट पैकेट सेंड करा, क्यों, क्योंकि आपके पास टाइम आउट के बाद भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आया था, बट योर रिसीवर इज एबल टू रिसीव दिस पैकेट, इस पैकेट को रिसीव कर लेता है, विच इज इनकरेक्ट, राइट। क्यों, क्योंकि ये डुप्लीकेट पैकेट है, पुराने विंडो का फ्रेम 0 है, लेकिन रिसीवर को ऐसा लग रहा है कि ये जो नई विंडो इसकी बन रही होगी, हो सकता है यहाँ से आपकी नई विंडो स्टार्ट हो रही है 0 1 2 3, राइट, इससे ऐसा लगेगा कि ये नेक्स्ट विंडो का फ्रेम 0 आया है। तो इन दैट केस अगर आपने विंडो साइज को, यहाँ पे विंडो साइज आपका कितना है, 0 से लेकर 3 तक पूरा कंप्लीट जितने सीक्वेंस नंबर्स अवेलेबल थे, WS इक्वल टू 4 अगर आपने ले लिया, तो ये क्या करेगा, अगले विंडो के जो फ्रेम था उसको भी उसको चाहिए था, लेकिन ये पुराने ही विंडो का आपने फ्रेम 0 अगर सेंड करा, तो उसको एररलेसली इसने एक्सेप्ट कर लिया, एंड इट विल बी इनकरेक्ट, इट इज इनकरेक्ट, व्हाई, बिकॉज इट इज अ डुप्लीकेट पैकेट, जहाँ पे जैसे यहाँ पे आपने दोबारा फ्रेम 0 भेजा था, तो इसको ये डिस्कार्ड कर दे रहा था करेक्टली, अगर आपका विंडो साइज 2 की पावर m से लेस देन था। बट अगर आपने विंडो साइज टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस नंबर्स अवेलेबल के बराबर ले लिया, तो वहां पे आपकी डुप्लीकेट फ्रेम को भी वो एक्सेप्ट कर ले रहा है, जो कि गलत है, राइट। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये जो आपका फ्रेम है, दिस फ्रेम शुड हैव बीन सेंट बाय द सेंडर, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये रिसीवर विंडो स्लाइड करती, बट यहाँ पे डुप्लीकेट फ्रेम को आपने भेजा, लेकिन उसको भी आपके रिसीवर ने रिसीव कर लिया, विच इज इनकरेक्ट। तो ये समझ में आ गया, yes, क्या रिलेशन है, WS द सेंटर विंडो साइज, जो ये स्लाइडिंग विंडो का एक जेनरिक फॉर्मूला है, should always be less than equal to your total sequence number available, total sequence numbers available, जहाँ पे टोटल सीक्वेंस नंबर्स क्या हो जाएंगे, अगर m बिट्स है तो आपके 2 की पावर m सीक्वेंस नंबर्स, मतलब इतने सीक्वेंस नंबर्स अवेलेबल आपके पास रहेंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे क्या था, हमारा m इक्वल टू, अगर हमारे पास 2 बिट्स हैं सीक्वेंस नंबरिंग करने के लिए फ्रेम के, तो आप कितने सीक्वेंस नंबर जनरेट कर सकते हो, 2 से 4 कर सकते हो, ठीक, 4 सीक्वेंस नंबर जनरेट कर सकते हो। तो हमने कौन से करे थे, 0, 1, 2, 3, ठीक। और गो बैक एन के केस में क्या होता है, जो हमारा रिसीवर विंडो होता है वो इक्वल टू 1 होता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, WS इज इक्वल टू मैक्सिमम WS की वैल्यू कितनी हो सकती है, सेंटर विंडो की साइज कितना हो सकता है, 2 की पावर m माइनस 1, ठीक, हाँ, ठीक। तो राइट, और ये तब ये हमारा रिलेशन मेंटेन होगा, तभी आपकी स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, अगर गो बैक इन की बात करी जाए तो 2 की पावर m माइनस 1, राइट, तभी करेक्टली वर्क कर पाएगी। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर हम बराबर ले लेंगे, इक्वल टू 2 की पावर m ले लेंगे, राइट, नॉट माइनस 1, तो हम अगले विंडो के फ्रेम को एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन हमने पुरानी विंडो के फ्रेम को रीसेंड करा था, क्यों, क्योंकि हमारा एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंचा था, एंड आपका रिसीवर उसको एररलेसली एक्सेप्ट कर ले रहा है, तो दिस इज नॉट राइट, ठीक। तो हमें ये रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द थिंग, कि योर साइज ऑफ द सेंटर विंडो मस्ट बी लेस देन 2 की पावर है, और रिसीवर विंडो का साइज आपका फिक्स रहता है, वो बैक एंड में 1 रहता है, ठीक। तो लेस देन का मतलब क्या हो गया, इट शुड बी एटलीस्ट 1 लेस देन योर 2 की पावर m, ठीक। मैक्सिमम विंडो साइज कितना कर सकते हो, 2 की पावर m माइनस 1 कर सकते हो। तो गो बैक एन प्रोटोकॉल समझ में आ गई, यस मैम, ठीक। और ये रिलेशन समझ में आ गया कि सेंटर विंडो साइज हम मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, must be less than 2 की पावर m, where 2 की पावर m is the total number of sequence numbers available, m क्या है, अगर m बिट से हमारे पास सीक्वेंस नंबरिंग करने के लिए, ठीक। और आपका सेंडर विंडो साइज कितना रहता है, ओ सॉरी, रिसीवर विंडो साइज क्या होता है, गो बैक एन के केस में 1 रहता है,
और ये सारी स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स क्यों हेल्पफुल रहती है, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी बढ़ा देती है, कितनी एफिशिएंट हो जाती है, जो विंडो आपका WS जो आप यूज कर रहे हो इनटू योर स्टॉप एंड वेट की एफिशिएंसी रहती थी, यानी 1/1+2। ठीक, क्योंकि वहां पे आप क्या करो, एक फ्रेम भेज के उसका एक्नॉलेजमेंट का वेट नहीं कर रहे हो, वहां पे आप एक विंडो साइज के बराबर इतने फ्रेम्स को एक साथ भेज सकते हो, तो आपका चैनल यूटिलाइजेशन बेटर हो जाता है, राइट। जैसे पुराने केस में हमने क्या देखा था, सिर्फ स्टॉप एंड वेट अगर 1000 साइज आपका था फ्रेम का, तो सिर्फ 5% टोटल बैंडविड्थ यूज कर पा रहा था, बट हियर अगर गो बैक 15 यूज कर लिया तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 15 टाइम्स हो जाएगा, जब क्योंकि आप n equal to 15 अगर आप n नंबर ऑफ फ्रेम्स को एक साथ भेज सकते हो बिफोर receiving an acknowledgement for it। ठीक, तो एफिशिएंसी, yes थ्रूपुट ये सब आप निकाल सकते हो। yes ma'am ठीक है, तो इसके कुछ केसेस हैं, इनको आप देखिएगा कि अभी जो हमने मेन रिलेशन देखा बिटवीन योर सेंडर विंडो साइज एंड योर अवेलेबल सीक्वेंस नंबर, कैसे गो बैक एंड इसको एफिशिएंटली हैंडल कर पा रहा है। जैसे यहाँ पे हमने क्या करा, योर m equal to 3 है, यानी अप टू 8 सीक्वेंस नंबर्स आप यूज कर सकते हो। तो हमने क्या करा, 0 to 7। ठीक, 8 का मतलब क्या हो गया, अगर 0 से स्टार्ट करते हैं तो फ्रेम्स को कहां से नंबर कर सकते हो, 0 to अप टू 7 कर सकते हो। ठीक, और यहाँ पे विंडो साइज क्या होगा, WS विल बी इक्वल टू 7। ठीक, 1 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस नंबर अवेलेबल। तो विंडो साइज क्या है, 0 से लेकर फ्रेम 6 तक के हमने अपना विंडो बनाया है। ठीक, और सीक्वेंस नंबरिंग फ्रेम्स की कैसे करी, 0 से 7 तक करी है, 0 से 7 विद 8 सीक्वेंस नंबर्स अवेलेबल। तो अब इसका केस देखिएगा, सब में इट इज एबल टू वर्क प्रॉपर्ली। इसे हमने क्या करा, सबसे पहले योर विंडो स्टार्टिंग फ्रॉम योर फ्रेम 0 to फ्रेम 6, और सीक्वेंस नंबरिंग फ्रेम्स को कहां से करा है, 0 to 7 विद 3 बिट्स अवेलेबल फॉर जनरेटिंग योर एक्ट सीक्वेंस नंबर। ठीक, तो फ्रेम 0 हमने सेंड करा, इसका एक्नॉलेजमेंट आया। ठीक, ये अपने रिसीवर ने रिसीव करा इस फ्रेम को और अपनी विंडो को स्लाइड करके 1 पे ले गया। ठीक, और इसका एक्नॉलेजमेंट सेंड करा एंड इट इज सक्सेसफुली रिसीव्ड बाय योर सेंडर। ठीक, अब हमारी क्या होगी, जैसे एक्नॉलेजमेंट आता जाता है वैसे वैसे हम विंडो को स्लाइड करते जाते हैं, मूव करते जाते हैं। तो हमने अपनी विंडो स्लाइड करके कहाँ पे ले गए, 1 पे ले गए। ठीक, ये दिख रहा है आपको स्लाइड में, yes ma'am हमने अपनी विंडो स्लाइड करके कहाँ पे ले गए, 1 से। अब 1 से लेकर 7 आ जाएगा हमारी नेक्स्ट विंडो। ठीक है, हमेशा 7 पैकेट्स को एक साथ लेंगे, क्योंकि हमारा सीक्वेंस नंबर्स अवेलेबल कितने हैं, 8 हैं, तो विंडो साइज कितना ले सकते हैं, क्योंकि आपके 7 ले सकते हैं, 8 - 1। ठीक, अब मान ली फ्रेम 1 लॉस्ट हो गया, कोई बात नहीं, लॉस्ट हुआ है, हमें एक्नॉलेजमेंट यानी इसका नहीं है, मैं उससे कोई मतलब नहीं, विंडो में जितने भी अवेलेबल फ्रेम्स होंगे हम सबको भेज सकते हैं। तो हमने फ्रेम 2 भेजा, फ्रेम 3 भेजा। ठीक, और हमने yes ma'am राइट अपना एक टाइमर स्टार्ट करा था फॉर ऑल दीज योर फ्रेम्स। ठीक, इतने टाइम पे अगर इनका एक्नॉलेजमेंट नहीं रिसीव हुआ है, राइट, तो इट इज व्हाट इट इज गोइंग टू डू, आपने फ्रेम 1 को रीसेंड करा, फ्रेम 2 को रीसेंड करा। अच्छा, जितने भी आपके अवेलेबल फ्रेम्स होंगे सेंड करने के लिए, वो अगर एक भी फ्रेम आपको लॉस्ट हो रहा है, तो सारे के सारे फ्रेम्स आपके दोबारा से सेंड होते हैं। भले ही आपका फ्रेम 2 फ्रेम 3 रिसीव हो गया था, वो सॉरी आपके सेंडर रिसीवर तक पहुंच गया था, लेकिन आपका रिसीवर क्योंकि विंडो साइज 1 है, तो इट इज एक्सपेक्टिंग योर फ्रेम 1 टू रीच। ठीक है, फ्रेम 1 का रीच करने का वेट कर रहा है। ठीक, लेकिन इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, सॉरी इसका फ्रेम 1 इसको नहीं रिसीव हुआ है, तो ये अपनी विंडो को आगे स्लाइड नहीं करेगा, या आगे मूव नहीं करेगा। ये थोड़ा इसका सा ड्रॉबैक है कि क्योंकि विंडो साइज हमेशा 1 है, तो अगर एक भी फ्रेम लॉस्ट हुआ है तो आपके सारे के सारे फ्रेम्स को रीसेंड करने की जरूरत पड़ेगी। योर फ्रेम 1 इज लॉस्ट, क्योंकि आपका विंडो रिसीवर का आगे नहीं बढ़ा है, आपका टाइम आउट हुआ, तो आपको फ्रेम 1 फ्रेम 2 फ्रेम 3 दोबारा से सेंड करना पड़ेगा। ठीक, तो आपका फ्रेम 1 सेंड हुआ, तभी आपकी विंडो स्लाइड होकर 2 पर आएगी। ठीक, फिर आपका 2 सेंड हुआ तो आपकी विंडो स्लाइड होकर 3 पर आएगी। ठीक, और इनका इंडिविजुअल आपका एक्नॉलेजमेंट आता जा रहा है, जैसे जैसे एक्नॉलेजमेंट आता जाएगा वैसे वैसे, जैसे फ्रेम 1 का एक्नॉलेजमेंट आया तो हमारी विंडो आगे मूव होकर अब 2 से लेकर नेक्स्ट सेट ऑफ पैकेट्स तक हो गई। ठीक, 2 से लेकर नेक्स्ट 7 पैकेट्स को उठाया। तो इस तरह से आपका स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल फॉर गो बैक एंड वर्क करता है। तो समझ में आ गया yes ma'am गो बैक एंड की वर्किंग? जी मैम
ठीक है, फिर अगली हमारी प्रोटोकॉल कौन सी होती है? अगली हमारी प्रोटोकॉल आती है योर सिलेक्टिव रिपीट ARQ। ठीक, सिलेक्टिव रिपीट ARQ का क्या कॉन्सेप्ट रहता है? जहां आपका गो बैक एन में प्रॉब्लम हमारे पास एक क्या आ रही थी कि अगर हमारा जो भी विंडो है उस विंडो के विद इन जितने आप फ्रेम्स एक साथ भेज सकते हो, उस विंडो के अगर एक भी फ्रेम आपका लॉस्ट हो गया तो आपको पूरी की पूरी टाइम आउट अगर हो गया, उसके बाद उससे पहले जितने भी फ्रेम सेंड हुए होंगे वो सारे के सारे फ्रेम्स आपको दोबारा से रीसेंड करने पड़ेंगे, सारे फ्रेम्स भेजने पड़ेंगे। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि हमारा जो रिसीवर था उसका आपका साइज क्या था? रिसीवर विंडो का साइज हमेशा 1 था। ठीक, सिलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट क्या करता है? इस ड्रॉबैक को ओवरकम करता है। कैसे ओवरकम करता है? कि हमारा जो रिसीवर विंडो साइज है वो आपके सेंडर विंडो साइज के बराबर लिया जाता है। कि अगर आप अप टू अगर आपने सेंडर विंडो WS लिया है, WS इज इक्वल टू योर WR, जो आपका सेंडर विंडो साइज है वही आपका रिसीवर विंडो साइज है। यानी अगर आप मान लीजिए n के बराबर है, n फ्रेम्स को भेजते हो तो आपके जो रिसीवर विंडो है वो अप टू आपकी यही n फ्रेम्स को रिसीव भी कर सकते हैं। वहां पे क्या था? गो बैक n के केस में क्या था? योर रिसीवर विंडो साइज वाज इक्वल टू 1 बट हियर इट इज इक्वल टू n, यानी वो n फ्रेम्स को एक साथ रिसीव करता है। इस विंडो के विद इन अगर कोई आपका फ्रेम आपका लॉस्ट भी हो जाता है, राइट, तो इन दैट केस तो नेक्स्ट फ्रेम्स उसके भेजे जाएंगे, उनको रिजेक्ट नहीं करेगा, उनको रिसीव कर लेगा, उनको एक्सेप्ट कर लेगा। और जो फ्रेम लॉस हुआ है सिर्फ उसी विंडो के विद इन, उस विंडो के विद इन जो फ्रेम आपके लॉस हुए हैं सिर्फ उन्हीं को आपको दोबारा सेंड करने की जरूरत है। वहां पे क्या हो रहा था? अगर फ्रेम 1 हमारे लॉस हुआ तो फ्रेम 2 3 सारे के सारे रीसेंड करने पड़ रहे थे। उससे पहले जो भी हमारे फ्रेम्स जा चुके थे, राइट, फ्रेम 1 के बाद हमारा 2 और 3 हमने भेजा था, लेकिन क्योंकि रिसीवर विंडो आगे नहीं बढ़ी थी, अगर आपका फ्रेम 1 लॉस्ट हुआ है क्योंकि फ्रेम 1 2 और 3 से पहले भेजा गया था, राइट, तो आपको उन तीनों फ्रेम्स को वापस से दोबारा भेजना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ सिलेक्टिव रिपीट, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? इसको सिलेक्टिव रिपीट बोलते हैं। सिलेक्टिव रिपीट का मतलब क्या गया? जो उस विंडो के विद इन फ्रेम्स आपके लॉस हुए हैं सिर्फ उन्हीं को आपको दोबारा से भेजने की जरूरत है। ठीक, सारे के सारे फ्रेम्स को आपको दोबारा से सेंड करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका सिलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट ARQ वर्क करता है। ठीक, इसमें भी एक जनरिक जो आपको फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे क्या आपका बताया सिलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट में? योर सेंडर विंडो साइज इज इक्वल टू रिसीवर विंडो साइज, और जो भी आप मान लिए n के बराबर ले रहे हैं तो दिस विल बी इक्वल। ठीक, और ये दोनों कौन से आपके स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स में आते हैं। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स का आपका कॉन्सेप्ट क्या रहता है? योर WS plus WR should be less than equal to your total number of sequence number available, that is 2 to power m। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि सेंडर विंडो साइज और रिसीवर विंडो साइज क्या है? बराबर है। ठीक, इक्वल है। समझ में आया? Yes, sir. दिस विल बी व्हाट? ट्वाइस WS, क्योंकि दोनों बराबर हैं। This is less than equal to 2 की power m, so your sender window size WS should be less than equal to 2 की power m upon 2। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा? जो सेंडर विंडो साइज है WS इज इक्वल टू 2 की, अगर ये पावर है या अब ऊपर ले जाओगे तो 2 की पावर m -1। ठीक, तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का जो सिलेक्टिव रिपीट ARQ है उसमें सेंडर विंडो साइज क्या हो सकता है? 2 की पावर m -1 आपका पावर में। ठीक, क्यों? क्योंकि ये रिलेशन तो आपका हमेशा होल्ड करना है। लेकिन सिलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट में हम क्या करते हैं कि आप रिसीवर विंडो साइज भी 1 की जगह आप सेंडर के बराबर लेते हो। उसी की वजह से इसका क्या फायदा रहता है कि इस विंडो के विद इन अगर कोई यहाँ पर डेटा फ्रेम लॉस्ट होता है, नहीं पहुंचता है, ठीक, देन ऑल्सो इट इज एबल टू रिसीव दी अदर फ्रेम्स फॉर इट। ठीक है, विंडो अभी आपकी होल्ड पे रहेगी एंड यू विल बी गेटिंग अ negative acknowledgement only for the frame that is lost, and उसी फ्रेम को आपको दोबारा से रीसेंड करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है? सिर्फ सिलेक्टिवली आप फ्रेम्स को रीसेंड कर रहे हो इंस्टेड ऑफ रीसेंडिंग द कंप्लीट फ्रेम्स। ठीक, तो यहाँ पे भी आप इसका थोड़ा सा रिलेशन देखते हैं कि कैसे विंडो साइज अगर आपने सही तरह से रखा है तभी इट विल बी एबल टू करेक्टली डिस्कार्ड और एक्सेप्ट द पैकेट्स। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या रिलेशन है सेंडर विंडो साइज का? W साइज इज इक्वल टू 2 की पावर m -1 इन पावर। वहां पे क्या था? तो आपका लेस देन 2 की पावर m था, यानी फॉर योर गो बैक n
आपका सेंडर विंडो साइज क्या था, 2 की पावर m -1 नीचे, ठीक, पहले m 2 की पावर m निकालेंगे और -1 कर देंगे, जैसे 4 -1 3 था। यहाँ पे हमारा क्या है, सिलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट में हमारा क्या रिलेशन है, तो सेंडर विंडो साइज इज इक्वल टू 2 की पावर में m-1, ठीक। तो यहाँ पे तो अगर मान लीजिए 4 सीक्वेंस नंबर्स अवेलेबल हैं, ठीक, तो आपने कैसे पैकेट फ्रेम्स को अपने नंबर करा, 0 से लेकर 3 तक करा, 0 1 2 3, ठीक है। वहां पे हम विंडो साइज गो बैक एन के केस में कितना रख सकते थे, 3 रख सकते थे, बट यहाँ पे हमें कितना रखना पड़ेगा, ओनली 2 कैसे आया, 2 की पावर 2 -1 विच इज इक्वल टू 2। तो आपका जो सेंडर विंडो साइज है वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम 2 हो सकता है। और एक और चीज हमारे पास क्या है सिलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट में, जो सेंडर विंडो साइज इज इक्वल टू रिसीवर विंडो साइज, तो यहाँ पे आपका रिसीवर विंडो साइज भी कितना है, 2 के बराबर है, जो कि गो बैक एन में नहीं था। गो बैक एन में क्या था, रिसीवर विंडो का साइज सिर्फ आपका 1 था, राइट। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो ये भी सेम वही केस है कि अगर हम ये रिलेशन मेंटेन करेंगे विंडो साइज इक्वल टू 2 की पावर m-1 का, तो योर डुप्लीकेट पैकेट अगर सेंड होता है तो आपका रिसीवर उसको करेक्टली डिस्कार्ड कर पाएगा, ठीक। तो यहाँ पे मान लीजिए फ्रेम जीरो भेजा, ठीक है, रिसीवर के इस विंडो के विद इन आ रहा है, इसने इसको एक्सेप्ट करा और एक्नॉलेजमेंट भेजा, मानिए एक्नॉलेजमेंट हमारा कहीं पे लॉस हो गया है। आपका फ्रेम 1 भेजा, इसको इसने फ्रेम 0 को रिसीव कर लिया था, तो अपनी रिसीवर विंडो ये स्लाइड करेगा, जैसे जैसे सेंड होता है और उनका एक्नॉलेजमेंट आता जाता है, तो आपका सेंडर विंडो स्लाइड करता है। और रिसीवर एंड पे क्या होता है, जो जो फ्रेम्स रिसीव होते जाते हैं आपका रिसीवर विंडो आगे स्लाइड करता जाता है। सेंडर वाला कब होता है, जब एक्नॉलेजमेंट मिलता है, ठीक, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो हमारी विंडो यहीं पर है, ठीक। फिर फ्रेम 1 भेजा, योर फ्रेम 1 हैज बीन आल्सो सक्सेसफुली रिसीव्ड बाय योर रिसीवर, ठीक। तो आपकी विंडो और आगे रिसीवर की विंडो स्लाइड हो गई, यहाँ पे क्या है, दोनों विंडो स्लाइड हो रही है, ठीक, क्योंकि आपकी सेंडर विंडो और रिसीवर विंडो साइज बराबर है, ठीक। फिर क्या हुआ, मान लीजिए टाइम आउट हुआ, इस फ्रेम के लिए हमारा टाइम आउट हुआ, टाइम आउट हुआ तो ये क्या करेगा, दोबारा से इस फ्रेम को रीसेंड करेगा, ठीक। लेकिन रिसीवर ने ऑलरेडी फ्रेम 0 और फ्रेम 1 हमारा रिसीव कर लिया है, राइट। तो अब इसके इसके नेक्स्ट विंडो में क्या आ रहा है, 2 और 3, तो ये अब कौन सा फ्रेम एक्सपेक्ट कर रहा है, फ्रेम नंबर 2 एंड फ्रेम नंबर 3 एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन हमने क्या करा, डुप्लीकेट फ्रेम भेजा था फ्रॉम योर फर्स्ट विंडो, तो इसको ये करेक्टली डिस्कार्ड कर देगा। अगर ऐसा नहीं होता, अगर हम अपने सेंडर विंडो का साइज ग्रेटर देन 2 की पावर m-1 रखते, यानी जैसे यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे सेंडर विंडो साइज हमने क्या रख दिया, 3 रखा, 3 कैसे आया, एक्चुअल में कितना, 2 की पावर m-1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 की पावर 2 -1 विच इज इक्वल टू 2, ठीक। अगर विंडो साइज हम 2 रखते तो सही तरह से चलता है, यहाँ पे हमने विंडो साइज क्या रख दिया, इससे बढ़ा दिया, 2 से बढ़ा के 3 कर दिया, तो यहाँ पे हमारा एररनेसली आपका पैकेट रिसीव हो जाएगा। कैसे होगा, आपने फ्रेम 0 भेजा, ठीक है, इसने रिसीवर ने रिसीव करा, आपकी विंडो आगे स्लाइड कर गई, फ्रेम 1 भेजा, ठीक। अब एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तब भी आप फ्रेम 1 को भेज सकते हो, क्यों, क्योंकि ये तीनों पैकेट्स आपके सेंडर विंडो में लाई करते हैं, फ्रेम 0 भेजा, फ्रेम 1 भेजा, फ्रेम 2 भेजा, तीनों के तीनों फ्रेम सक्सेसफुली रिसीवर एंड पे रिसीव हो गए हैं, बट योर एक्नॉलेजमेंट्स आर गेटिंग लॉस्ट। तो अब हमारी विंडो स्लाइड करके फ्रेम 2 भी पहुंच गया, तो स्लाइड करके कहाँ पे आ गई, 3 0 1, ठीक। अभी कौन कौन से फ्रेम को एक्सपेक्ट कर रहा है, फ्रेम 3 फ्रेम 0 फ्रेम 1 ऑफ योर नेक्स्ट विंडो, जो हमारी नेक्स्ट विंडो थी इनके इन फ्रेम्स को एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन हमने अपने फ्रेम 0 पे जो टाइम आउट टाइमर लगाया था वहां तक के हमारा एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो हमने फ्रेम 0 को दोबारा से सेंड करा, फ्रेम 0 को दोबारा सेंड करा, राइट। योर रिसीवर इज एररनेसली एक्सेप्टिंग दिस फ्रेम, ठीक। इसको चाहिए था नया फ्रेम जिसका नंबर अगली विंडो का फ्रेम 0 चाहिए था, लेकिन आपने डुप्लीकेट फ्रेम को सेंड करा, पुरानी ही विंडो का फ्रेम 0 को सेंड करा, क्योंकि आपने यहाँ पे सेंडर विंडो साइज इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन 2 की पावर m ले लिया था, 2 की पावर m-1 ऊपर है पावर में, ठीक है, इससे बड़ा ले लिया था बराबर ना लेकर, तो हमारा फ्रेम जो डुप्लीकेट सेंड हुआ था उसको भी आपका रिसीवर विंडो रिसीव कर ले रहा है, राइट। दिस इज नॉट दैट इज इनकरेक्ट,
तो सिलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट में हमारा जो सेंडर और विंडो साइज क्या होता है, क्या रिलेशन रहता है, WS is equal to WR is equal to 2 की पावर m डिवाइडेड बाय 2, हाफ ऑफ 2 की पावर m। ठीक, इसको पावर में ऊपर ले जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर में m माइनस 1। ठीक, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है फॉर योर स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स कि हमेशा सही तरह से डिस्कार्ड करने के लिए डुप्लीकेट फ्रेम्स को योर सेंडर विंडो प्लस रिसीवर विंडो शुड बी लेस देन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऐप सीक्वेंस नंबर्स अवेलेबल। गो बैक एन के केस में क्या होता था, रिसीवर विंडो का साइज 1 होता था, तो आपका WS क्या आता था, मैक्सिमम WS कितना रह सकते हो, 2 की पावर m माइनस 1। माइनस 1 कहाँ है, नीचे। ठीक, दिस इज फॉर गो बैक एन। For your other which is selective repeat request, यहाँ पे क्योंकि सेंडर विंडो साइज और रिसीवर विंडो साइज बराबर है, इज इक्वल टू दिस, तो आपका मैक्सिमम कितना हो सकता है सेंडर विंडो या रिसीवर विंडो का साइज, इट इज half of your total available sequence number, that is 2 की पावर m divided by 2, जहाँ पे -1 आपका यहाँ पे क्या है, पावर पे आ गया। तो ये दोनों आपकी स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स हैं। इसमें क्या रहता है, इमेजिनरी बॉक्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका विंडो बोलते हैं। एक विंडो के विद इन जितने फ्रेम्स होते हैं उनको हम एक साथ भेज सकते हैं बिफोर वेटिंग फॉर एन एक्नॉलेजमेंट फॉर इट। ठीक, गो बैक एंड में क्या रहता है, रिसीवर विंडो का साइज 1 रहता है। उससे प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आपने जो फ्रेम्स भेजे हैं वो फ्रेम उस विंडो में जितने भी फ्रेम्स होंगे, जितने भी आपने भेज दिए हैं, उस विंडो का अगर एक भी फ्रेम लॉस हो गया, एक भी फ्रेम हमारा लॉस हुआ, तो दोबारा से आपको वो सारे n फ्रेम्स रीसेंड करने पड़ेंगे। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा था, Yes, क्योंकि रिसीवर विंडो आपका 1 था। बट इन केस ऑफ सिलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट हमने सेंडर विंडो और रिसीवर विंडो दोनों बराबर रखी है, तो अगर आप n फ्रेम सेंड कर सकते हो तो एट द सेम टाइम n फ्रेम्स आपका रिसीवर रिसीव भी कर सकता है। उसमें से अगर एक भी फ्रेम आपका लॉस हो गया तो सिर्फ उसी फ्रेम को रीसेंड करने की जरूरत है, सारे के सारे फ्रेम्स को दोबारा से रीसेंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये रिपीट रिक्वेस्ट ये दो आपके स्लाइडिंग विंडो के हैं। सिंपल स्टॉप एंड वेट ARQ था नॉइजी चैनल के लिए, और बाकी दो आपके स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स आती हैं जो आपकी गो बैक एंड और सिलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट है। ठीक, इसमें हमने वी हैव डिस्कस्ड अबाउट योर थोड़े से एफिशिएंसी, थ्रूपुट, ठीक है, को हमने थोड़ा सा पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ योर ट्रांसमिशन एंड प्रोपगेशन के लिए। ठीक, तो इसके थोड़े से न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे कल ऑन योर स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, स्टॉप एंड वेट ARQ। ठीक है, आपके जो सीक्वेंस नंबर के साथ रिलेशन है, ये सारी चीजें। ठीक है, ओके मैम। यहाँ पे एक चीज और थी, एक मिनट, एक आपका नेगेटिव एक NAK, ठीक है, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपने फ्रेम 0 भेजा, ठीक, इससे एक्नॉलेजमेंट आ गया, फ्रेम 1 भेजा, फ्रेम 2 भेजा, फ्रेम 3 भेजा। ठीक, तो यहाँ पे फ्रेम 2 और फ्रेम 3 को ये सक्सेसफुली रिसीव कर लेगा। वहां पे क्या हो रहा था, गो बैक एंड में उसको डिस्कार्ड कर दे रहा था, नहीं रिसीव कर रहा, तो दोबारा से आपको फ्रेम 1 2 3 रीसेंड करने पड़ते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, सिर्फ जो फ्रेम लॉस हुआ है, जैसे फ्रेम 1 लॉस हुआ है तो उसका नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट NAK1 आ जाएगा, और आपको सिर्फ उसी फ्रेम को रीसेंड, तो सिलेक्टिवली आपको रिपीट करना पड़ रहा है, सिर्फ फ्रेम 1 को रीसेंड करना पड़ रहा है। एंड इट विल, जैसे ही ये लॉस्ट फ्रेम जो था इसको रिसीव कर लेगा तो आपकी विंडो स्लाइड होकर, क्योंकि 1 2 3 तीनों रिसीव हो गए, स्लाइड करके 4 5 6 7 पे चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपका दोनों प्रोटोकॉल्स कंप्लीट होती है स्लाइडिंग विंडो की। ठीक है, तो कल थोड़े से इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं, और कहीं पे डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिएगा। ठीक है, नोट्स भी जो जैसे डिस्कस करा तो वो शेयर कर देंगे। ठीक है, हाँ मैम, वही PDF। हाँ, PDF उसको शेयर कर देंगे। इज इट क्लियर? शुड वी एंड द थैंक क्लास यू नाउ? मैम। यस मैम। ओके।